सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर पास आ रहे हैं और उसके रिगार्डिंग आप मेहनत भी कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि बच्चे जो है और सारे सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं और बिज़नेस और इंग्लिश को जो है वो ये सोच के प्रिपेयर नहीं करते उस टाइम। वो ये कहते हैं कि जब एग्ज़ाम होगा तभी हम इकट्ठे पढ़ लेंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ओबियसली आपको इतना ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पर इस वीडियो का जो पर्पस मेन है कि आपको जो है, अगर वो बच्चे जो उन्होंने जो पढ़ रखी है पूरी बुक उनके लिए रिवाइज़ हो जाएगा। और वो बच्चे जो पहली बार जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका बिज़नेस की जो आपकी जो बुक है पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइडेड है। और पार्ट ए जो है वो है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा है, इसमें क्या क्वेश्चन जो देखो, मैं आपको दो तरीके से इसको बताऊंगा आपको कि जो क्वेश्चन मोस्टली इम्पॉर्टेंट होंगे उसको मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है। और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे ओबियसली उसको हम थोड़ा कम ही डिस्कस करें तो ठीक रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है मैनेजमेंट क्या होता है, आपको मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट एक तरीके से, जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफ़ेक्टिवली एफिशिएंसी। देखो, कोई होता है कि एक होता है कि गोल को पाना और एक होता है गोल को अच्छे तरीके से पाना, तो दोनों में फ़र्क है। ठीक है। तो यहाँ जो मैनेजमेंट का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है कि आपका जो गोल है उसको अच्छे तरीके से अचीव करना। ठीक है। तो यहाँ जो है ना कि ये गोल तो अचीव कर ही रहा है। ठीक है। यहाँ जो है गोल तो अचीव कर ही रहा है लेकिन वो अच्छे तरीके से अचीव कर रहा है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही अच्छे तरीके से अचीव कर रहा है तो यही कह रहा है आपको मैनेजमेंट कि जब आप हाँ जी। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी, यानी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। ठीक है। लग रहा है मेरा ब्रश जो है कुछ ज़्यादा से मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि हाईलाइट करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, एफिशिएंसी। ठीक है। ओके। अब ये इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत चीज़ें जो है आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केस स्टडीज़ में यहाँ पे ही बच्चे फंस जाते हैं कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंसी में क्या फ़र्क होता है। इफ़ेक्टिवनेस मीन कंप्लीटिंग द रिस्क टास्क टू अचीव द गोल विद इन अ टाइम। और एफिशिएंसी का मतलब होता है मीन्स कंप्लीटेशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। और इन दोनों में देख रहे हो आप क्या फ़र्क है। अच्छा चलो, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ एक तरीके से कि जैसे सपोज़ करो मेरी एक फैक्ट्री है जिसके शूज़ बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है। और मेरे को जो है 1000 का ऑर्डर आ गया। और 1000 का ऑर्डर आ गया और उन्होंने ये कहा है कि आपको जो ये 1000 बनाना है वो आपको विद इन 1 वीक में आपको जो है ये 1000 ऑर्डर कंप्लीट करके देना है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जी जान लगा दूँगा अपने टास्क को पूरा करने में। ठीक है। और अगर मैंने 7 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया पूरा, जो मेरे को विद इन अ टाइम जो मुझे टाइम दिया गया था 1000 विद इन अ 1 वीक कंप्लीट करके मुझे सामने वाले को देना है, तो ओबियसली वो मेरा जो है इफ़ेक्टिवनेस होगा। कि नहीं, सामने वाला ये कहेगा कि हाँ जी, इस बंदा ये जो बंदा है टाइम का बहुत ही पक्का है, इसने जो है पूरा का पूरा यानी 1000 यूनिट जो है इसने उसी टाइम में जो टाइम इसे दिया गया था उसमें कंप्लीट कर। ठीक है। बट जो ये एफिशिएंसी है इसमें काम वो कंप्लीट करके देगा, काम तो वो कंप्लीट करके देगा लेकिन टाइम के अंदर अंदर नहीं, 1-2 दिन और आगे बढ़ सकता है। ठीक है। या आप कह सकते हैं कि अगर वो एक भी बोला तो 10 डेज़ 12 डेज़ लग जाएंगे, क्योंकि वो जो है यहाँ पर टास्क जो है कंप्लीट तो कर रहा है लेकिन विद इन अ टाइम नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको ये इफ़ेक्ट पड़ेगी कि आपको जो है ये जो लाइन है मिनिमम रिसोर्सेज यूजिंग, यानी वो रिसोर्सेज का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करेगा। ठीक है।
ताकि जो है आपकी कॉस्ट कम से कम आए। ये आपकी कॉस्ट जो है कम से कम आए, और अगर कॉस्ट कम से कम आएगी तो ऑब्वियसली आप सेल भी कम दाम पे ही करोगे, ठीक है। तो जैसा कि अगर मैं वैसी बात करूँ, उसी चीज़ को मैं पहले एग्जांपल को ही यहाँ पर अगर कंसीडर करूँ, तो जैसा कि अगर उसने मुझे जो है जैसे 1000 यूनिट दिया था और 1 वीक का टाइम दिया था, और 1 यूनिट का बनाने के लिए उसने जो है मुझे सपोज़ करो 20 रुपीज़, यानी एक पेयर शूज़ बनाने के मुझे 20 रुपीज़ पड़ रहे हैं। उसने कहा कि मैं 20 रुपीज़ पर शूज़ दूंगा और 1 वीक के अंदर अंदर मुझे 1000 कंप्लीट करके दे देना। तो अगर मैंने 1 वीक के अंदर 1000 कंप्लीट करके दे दिया, ये मेरा इफ़ेक्टिवनेस है, ये मैंने उस पर एफ़र्ट किया है प्रॉपरली, मैंने उसे टाइम के अंदर अंदर कंज्यूम कर लिया और मैंने उसे वो बना के सामने वाले को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जो है अगर जो है इसमें जैसा कि दूसरा वाला जो पोर्शन है, वो जो एफिशिएंसी है, वो उसमें क्या कहता है, एफिशिएंसी अगर होता है तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो आपका ये जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी में आपका जो सिंपल सा एक ये हो जाएगा कि जैसे सपोज़ करिए कि जैसा कि उसने मुझे 1 वीक का टाइम दिया एंड 1000 यूनिट बनाने के लिए दिया, और 1000 के मुझे 20 रुपये कॉस्ट, ठीक है। अब मैं इसमें जो है एफिशिएंसी ये लगाऊंगा कि मैं कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करूं ताकि कॉस्ट कम आए, और सामने वाले ने मुझे 20 रुपये पर के हिसाब से मैं उसका 15 रुपये में बना के दे दूंगा। मतलब मैं कॉस्ट रिड्यूस कर दूंगा, चाहे टाइम, ऑब्वियसली टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, यानी टाइम जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं जो है उसका एफिशिएंसी यूज़ करूँगा, मतलब यूजिंग जो होगा मेरा वो अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। ये दोनों फ़र्क होता है एफिशिएंसी में और इफ़ेक्टिवनेस में। इफ़ेक्टिवनेस में टाइम देखा जाता है कि सामने वाले का ऑर्डर टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है, चाहे उसमें कॉस्ट हाई क्यों ना हो। ऑब्वियसली अगर आप जल्दी से जल्दी बना के दोगे तो ऑब्वियसली आप चार्ज भी ज़्यादा करोगे, आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, लेबर आप ज़्यादा लगवाओगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो एफिशिएंसी में इसमें क्या है, आपका टाइम थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी कॉस्ट जो है कम से कम राइज होगी, और आपका जो रिसोर्सेस है उसको अच्छे तरीके से एंड मिनिमम करके तरीके से जो है इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आप जो है इसे समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे का आगे है इसके फीचर्स। अब यहाँ जो फीचर्स है ऑब्वियसली इसको याद करने के तरीके जो हैं बहुत ही, मैंने यहाँ पर प्रॉपरली जो नोट्स में मेंशन है वो यहाँ पर ये मेंशन है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट के माई चार्मिंग डैड इज़ गिविंग ग्रैंड पार्टी। ओके, तो ये एक तरीके से मैनेजमेंट का फीचर है। अगर आपको मैनेजमेंट का फ़ीचर याद रखना है, जैसे अगर आपको ये पॉइंट्स याद नहीं है तो आप जो है ये एक सिंपल सी लाइन आप याद कर लीजिए कि माई चार्मिंग डैड इज़ गिविंग ग्रैंड पार्टी। अब ये जो आपका जो है जितने भी कैपिटल वर्ड में हैं उनको यहाँ पर हम यहाँ पे मेंशन करते देखते हैं। पहला, अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है ना। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी ये मैनेजमेंट हर जगह वैलिड है, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ जो है सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए, नहीं, ये मैनेजमेंट हर जगह वैलिड है, ठीक है। यानी माई का जो पहला एम है वो बताता है मल्टी डायमेंशनल, यानी ये जो मैनेजमेंट जो है वर्क का भी मैनेजमेंट किया जा सकता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी हो सकता है एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी आप जो काम कर रहे हो उसको कैसे मैनेज करना है, आप पीपल का जो सिलेक्शन कर रहे हो, लोगों का सिलेक्शन कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपका क्या मैनेजमेंट है, और आप जो काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपका क्या मैनेजमेंट है, ठीक है। तो माई यानी माई का जो एम है जो मल्टी डायमेंशनल है वो आपने देख लिया। अब दूसरा जो चार्मिंग है, चार्मिंग मतलब कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, यानी चार्मिंग का जो सी है ओबियसली उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा, चार्मिंग यानी सी, एंड सी मीन्स कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये मत सोच लेना कि आपने एक बार मैनेजमेंट कर लिया तो वही चीज़ आपका आगे चलता रहेगा, ये चीज़ गलत है। मैनेजमेंट जो है एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है और ये चलता ही रहेगा, ठीक है। मतलब आपको ये बार बार आगे करना ही पड़ेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार करने से यहाँ जो है कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है, आपको ये बार बार करना पड़ेगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा माई 4
मल्टी डायमेंशनल। चार्मिंग का जो सी है उससे आप ये याद कर लेना, C फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब जो है डी यानी डैड जो है, डी की जो एज अ कैपिटल इज़ अ डायनामिक। डायनामिक मीन्स चेंजेस नेचर का, यानी मैनेजमेंट जो है आप उसके अकॉर्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग जो है आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपका बिज़नेस छोटा है तो आपका बिज़नेस अगर छोटा है तो उसी के हिसाब से आप जो है मैनेज कर सकते हो। अगर आपका बिज़नेस बड़ा है तो आप उसके रिगार्डिंग मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो माई चार्मिंग डैड, डैड यानी आप जो है डायनामिक आप याद कर लो। इज़ का जो है आई है, और जो आई रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है इंटेंजिबल फोर्सेस। यस, आप मैनेजमेंट जो है, आपका मैनेजमेंट ऑब्वियसली आप जो काम कर रहे हो ऑब्वियसली वो तो दिखेगा नहीं, लेकिन आपका जो काम, आपका सक्सेस एक्चुअली में जब आप काम कंप्लीट कर लोगे वो आपका ज़रूर उस चीज़ में दिखेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से इंटेंजिबली फोर्सेस है, ठीक है। और इंटेंजिबल तो आप समझते हो ना कि नॉट सीन एंड टच, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये इसमें हम उसको समझ सकते हैं। अच्छा, तो माई चार्मिंग डैड इज़ गिविंग। गिविंग मीन्स जी एंड जे, यानी कि गोल ओरिएंटेड, यानी आपका जो मैनेजमेंट है वो काम करता है आपके गोल के रिगार्डिंग, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जो आपका जो है गोल है, यानी आपने जो भी आपने थिंकिंग, आपकी जो सोच थी, आप किसके रिगार्डिंग आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कि मेरे को जो है अपना सेलिंग प्रोसेस बढ़ाना है, मेरे को अपना जो है एक तरीके से जिसके रिगार्डिंग आप सेल प्रोसेस या प्रॉफिट को अपना ऑब्जेक्ट मान लो, तो उसके रिगार्डिंग आपने जो मैनेजमेंट तैयार किया है उसके रिगार्डिंग, तो गोल जो है ओरिएंटेड, यानी गोल को जो है फर्स्ट प्रेफर यहाँ दिया जाएगा। तो गिविंग मीन्स जो आपका गिविंग का जो जी है वो आपका जो है गोल ओरिएंटेड है, ओके। ग्रैंड का जो ये दूसरा जी है, सो एज अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट जो है ये सिंगल पर्टिकुलर तो है नहीं, यानी सिंगल तरीके से काम नहीं करता, ठीक है। आपको जो है मैनेजमेंट में आपको सबको लेके, यानी ग्रुप बनाना पड़ेगा। एक अकेला इंसान मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए आपको एक ग्रुप की ज़रूरत होगी। बिना ग्रुप के आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसकी एक फीचर्स है। एंड पार्टी यानी पी, परवेसिव, यानी कि आप इसमें ये देख सकते हो कि आपका जो एक तरीके से आपका जो गोल कंप्लीट है उसके रिगार्डिंग आप जो है उस चीज़ को आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये आपका परवेसिव में आ जाता है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट, यानी आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो, माई चार्मिंग डैड इज़ गिविंग ग्रैंड पार्टी, ओके। तो बढ़िया है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन केस स्टडी में नहीं पूछेगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो गाइज़, जैसे आपने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि माई चार्मिंग डैड इज़ अ गिविंग ग्रैंड पार्टी, सो इट इज़ अ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ये थोड़ा सा आप देख लेना। तो इसमें और आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें पढ़ने की आपको ज़रूरत है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। कि आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इसी को ही ध्यान में रखते हुए आपको ये बातें, और आप जो है 1 बाय 1 जो है इसका चैप्टर भी है प्रॉपर डिटेल में, तो हम उसके बारे में हम वहाँ पे ही पढ़ेंगे। बस आप ये याद रखें कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब ये होता है कि सेटिंग द ऑब्जेक्ट एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान ऑफ व्हाट टू बी डन एंड हाउ टू बी डन एंड व्हेन टू बी डू इट। यानी कि आपने एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से माइंड सेट है कि आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप जो है क्या काम करना है, आपको कैसे करना है और कब करना है, ठीक है। प्लानिंग ये होता है। और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो आपने प्लानिंग किया है उसी को एक तरीके से वर्क में करना, ठीक है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटाइजेशन, पूरा बनी डिपार्टमेंट वगैरह बना देते हैं सारे, और उसमें फिर हम जो है काम को, जो भी हमारा जो प्लानिंग है उसके रिगार्डिंग हम जो है असाइनमेंट एंड ड्यूटी जो है प्रोवाइड करवा देते हैं।
तो इसमें क्या लिखा है कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी टास्क हो गया आपका, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप, अलोकेटिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्लान टास्क, यानी जो आपने प्लानिंग की थी उसके रिगार्डिंग जो आपको जो टास्क जिस तरीके से आपको करना है वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल सी बात है कि आपको जो है डिपार्टमेंट वगैरह बना दिए गए हैं, तो उसके लिए आपको स्टाफिंग की ज़रूरत होगी, यानी लोगों की ज़रूरत होगी, तो उसके रिगार्डिंग आप भर्ती करते हैं। तो फाइंडिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, यानी हम जो है अगला जो हमारा जो होता है स्टाफिंग, जिसमें हम ये जो है उन लोगों को भर्ती करते हैं जो ओबियसली कैपेबल हों, ठीक है। तो इसमें आता एंड डायरेक्टिंग इज़ अ सेकंड लास्ट कह सकते हैं, इसमें लीडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द स्टाफ चूज़, यानी डायरेक्टिंग करने का में आपका सारी चीज़ें आते हैं जिसमें हम मोटिवेट करते हैं स्टाफ को, ठीक है, एंड चूज़ टू परफॉर्म असाइन टास्क एफिशिएंसी यानी इफेक्टिव, ताकि वो जो है अच्छे तरीके से काम को कर सके, और अगर कोई किसी एम्प्लॉय को किसी चीज़ की हेल्प भी हो तो उसके रिगार्डिंग उन्हें हेल्प की जाती है, ठीक है। और लास्ट होता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो आपने स्टैंडर्ड, आपने जो गोल डिसाइड किया था, यानी जो आपने प्लानिंग किया था उसको एक्चुअल टास्क से कंपेयर करना, यानी आप ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू को आप जो है एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करने का काम कंट्रोलिंग का होता है, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स जो है आपको डिस्कस करने दिए। ओके, उसके बाद और क्या आपने पढ़ना है? हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आपका जो है केस स्टडी आ सकता है, तो प्लीज़ इसे जो है आप इसे इम्पॉर्टेंट के तरीके से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या है ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट? यानी जितने भी आपके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 लेवल होते हैं, जिसमें आपका जो है टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है एंड लोअर लेवल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या डायरेक्टली पूछता है पेपर में? नहीं जी, यानी आपसे अगर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा तो इनडायरेक्टली केस स्टडीज़ में ही पूछेगा, और केस स्टडी का जो है आप तभी दे पाओगे जब आपको ये पता होगा कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन होता है, मिडल मैनेजमेंट में यानी मिडल लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, ठीक है। फिर हम उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी इसका मतलब क्या लिखा है कि द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिनोट द डेमोक्रेशन between various position in an organization on the basis of irresponsibility, authority, status and this। आपने अगर पढ़ा हो कि 2 टाइप के अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दें, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो 3 लेवल हैं ओबियसली ये डिसेंट्रलाइजेशन है, कि इनको जो है इनको कुछ जो है पावर अथॉरिटी वगैरह दी जाती है ताकि अपने काम को और अच्छे से कर सके, ठीक है ना। तो अगर आपको यार अगर साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं इसमें माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा जो माइक की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए आप जो है ईयरफोन आप सुन सकते हैं। आप बैकग्राउंड नॉइज़ को जो है आप इग्नोर करिए, और ये आपकी एक तरह से कह सकते हैं परीक्षा भी है कि आप जो है अपने आसपास की जो अनवांटेड चीज़ है आप उसको कैसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जैसा मैंने आपको बोला 3 टाइप के मैनेजमेंट लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है टॉप मैनेजमेंट, जिसमें होते हैं एक्स CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, MD एंड प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन, ठीक है। तो आप इस सबसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट में कितने बड़े लोग, बड़े जो है पोस्टें होती हैं। तो अगर आपको केस स्टडीज़ में एक्चुअली जो है मैं आपको केस स्टडीज़ के भी कुछ क्वेश्चन एंड MCQs के भी क्वेश्चन आपको जो है लाइव क्लासेस में कराऊंगा, और अगर आपको ये PDF वगैरह चाहिए होगा तो आप जो है मेरे टेलीग्राम के लिंक पे जो है यहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
तो आप जो है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, चाहे आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हो, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूँगा। तो जैसा कि टॉप मैनेजमेंट में जैसे आता है एक्स CEO हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, MD हो गया, एंड प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन हो गया। तो ये तो लोग हो गए जो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। अब भी बात ये है कि भाई इन लोगों का काम क्या होता है, इन लोगों का फंक्शन क्या होता है। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो पहला काम होता है भाई, अगर भाई बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोचना। तो अगर मैं कहूं कि भाई प्लानिंग करने का काम जो होता है वो इन्हीं का ही होता है। तो डिसाइड टू ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लो जी बात आ गई यहाँ पे कि जो है ये डिसाइड करते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन का। टू मेक अ प्लान, ये बताना कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से प्लान को काम किया जाएगा। एंड प्रोवाइड द वेरियस रिसोर्सेज, एंड ओबियसली काम के रिगार्डिंग आपको जो है रिसोर्सेज वगैरह भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। एंड डिसाइड पॉलिसीज़, कि आपको जो है किन किन पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग आपने काम करना है। तो ये 4 फंक्शंस जो हैं आपने लिख देना है। वैसे 4 तो नहीं, आपसे 2 फंक्शन ही पूछेगा, क्योंकि एक में पूछेगा कि आप पहचानिए कि ये कौन से मैनेजमेंट लेवल से बिलोंग करते हैं, और जब आप पहचान लो कि भाई इस लेवल के मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं तो ओबियसली आप जो है उसमें जवाब दे सकते हैं। तो ये तो थे भाई टॉप मैनेजमेंट वाले लोग जो बड़े हाई फाई लोग थे। तो चलिए, बड़े हाई फाई लोगों से भी हमने बातचीत कर ली। अब जो बात आता है वो मिडल मैनेजमेंट लेवल वाले होते हैं, जिसमें आप क्या होते हैं, एक्स डिपार्टमेंट हेड, परचेज मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड सुपरिटेंडेंट, यानी ये सारे डिविजनल हेड्स हैं। सॉरी। अगर आपको मैं बता दूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्गेनाइजेशन यानी प्लानिंग का जो काम होता है वो टॉप मैनेजमेंट के लोगों का, बाकी जो है डिपार्टमेंटेशन वगैरह करने का काम वो ऑर्गेनाइजेशन के में जो है उसी में आपका आ जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्लानिंग हो गया आपका, और दूसरा था आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका मतलब उसमें डिपार्टमेंट वगैरह जो बना दिए हैं, तो उस डिपार्टमेंट में जितने भी मैनेजर हो, चाहे ऑपरेशन मैनेजर हो, परचेज मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो एंड मार्केटिंग मैनेजर हो, ये सारे जितने भी हैं ये ओबियसली डिविजनली हेड होते हैं। हर एक अपना जो है अपना इलाके का कह सकते हैं शेर होता है कि भाई ये जो परचेज़ मैनेजर है इसका काम सिर्फ परचेज़ के रिगार्डिंग जो है अपना डिसीजन देना है, किसी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा ये बंदा, और अगर टांग अड़ाएगा तो भाई पता ही है क्या होगा। तो इन सब के अपने अपने मैनेजर हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट है, तो इनके भी कुछ काम होते हैं, इनके भी अपने कुछ उसूल वगैरह होते हैं। तो क्या होते हैं इनके काम, तो इसमें लिखा हुआ है टू इम्प्लीमेंट प्लान एंड पॉलिसीज़। ओहो, इम्प्लीमेंट करना उनके प्लान एंड पॉलिसी को, ठीक है ना, एक तरीके से है ना, कि जो भी प्लान वगैरह पॉलिसीज़ के हैं उनको एक तरीके से काम में लाना, ठीक है, उसको लागू करना, इम्प्लीमेंट मतलब, ठीक है। टू असिस्ट टॉप मैनेजमेंट, ओहो, टॉप मैनेजमेंट के जितने भी ओबियसली काम वगैरह दिए हैं उसके रिगार्डिंग। एंड असाइन जॉब टू सबऑर्डिनेट, और उसके बाद अपने जो नीचे जो लोअर लेवल वाले जो लोग होते हैं उनको जो है, जो उनको सबऑर्डिनेट कहते हैं, तो वो उनको जो है उनके रिगार्डिंग उनको काम सौंप देना, ठीक है, उनको क्या क्या काम करना है। एंड रिक्वेंट एम्प्लॉई फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, तो जो भी डिपार्टमेंट वगैरह बनाए और जो जिसके काबिल होगा, जिस डिपार्टमेंट के काबिल होगा, उसको इस हिसाब से जो है शामिल कर लिया जाएगा। तो आप इसको बड़े इजीली पहचान सकते हैं भाई, CEO बड़े बड़े लोग जो है टॉप मैनेजमेंट में होंगे, और आपका जो है एक्स डिपार्टमेंट हेड जो है, जितने भी मैनेजर्स वगैरह होते हैं, सॉरी, जितने भी ऑपरेशन मैनेजर यानी मैनेजर जितने वगैरह होंगे वो सारे आपके मिडिल लेवल में। तो भाई लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो आपके आते हैं फोरमैन्स हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गया, सुपरवाइज़र्स हो गया, ये सारे। तो ज़रूर आप इन सब के नाम ज़रूर याद रखना है आपने, ताकि आप जो है आपसे जब केस स्टडी पूछा जाएगा कि मिस्टर ए इज़ अ फोरमैन, ठीक है ना, तो आप समझ लेना कि भाई वो लोअर लेवल की बात कर रहा है, या मिस्टर अशोक इज़ अ CEO ऑफ दिस, कोई भी कंपनी वगैरह हो, तो आप समझ लेना कि भाई साहब ये आ गया टॉप मैनेजमेंट के लेवल के फंक्शन ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े, तो लोअर मैनेजमेंट के क्यों नहीं फंक्शन पढ़ सकते हैं भाई। तो देखो लोअर मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, तो
जैसा कि ये लिखा है टू अरेंज रॉ मटेरियल, भाई सारा काम वाम देने का काम सबॉर्डिनेट को सारा काम सौंप दिया, वो ढूंढेंगे कहाँ से कैसे कैसे, यानी अरेंज द रॉ मटेरियल एंड टूल्स एंड अदर फैसिलिटीज़, ये सब ढूंढ के रखेंगे, भाई सारा काम ही नहीं करना है। एंड टू इंश्योर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स, एंड इंश्योर करना कि जो है कौन किस काम को करेगा, उन वर्कर्स को सिलेक्ट करना। एंड टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ वर्कर, और ये नहीं कि आप जो है सारा सिर्फ काम ही काम करवाओ उससे, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनको भी जो है ध्यान में रख के आपको करना है। अगर आपको यार, अगर मेरी, जैसे कि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये जो है ये रिविजनरी क्लास है, जिसमें मैं थोड़ा सा स्लो भी करा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट भी है। तो जिनको स्लो लग रहा है तो भाई वहाँ पर ऑप्शन आता है नॉर्मल के अलावा 1.25 एंड 1.50, तो बस वहाँ क्लिक करके जो है आप स्पीडली देख सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि भाई मैं स्पीडली हूँ, तो दोस्त प्रैक्टिस है, आप ऐसे ही कर सकते हो। और फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मेरा जो है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई अगर बात करें कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट आर्ट है क्या है, मैनेजमेंट आर्ट है तो बताओ, या इसमें 3 चीज़ें होंगी, या मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, या प्रोफेशन है। तो भाई इतना ज़्यादा वैसे मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है इसमें बताने लायक कि ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो खैर अगर आ जाए तो फिर आप ये कहोगे कि भाई आपने बताया कि भाई ये नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो मैनेजमेंट है, कहते हैं एक आर्ट है। मेरे ख्याल से हाँ बिल्कुल आर्ट है। कैसे कि एक आर्टिस्ट जो होता है, जैसे अगर मैं कहूँ एक पेंटर है, पेंटर की खासियत क्या है, पेंटिंग करना है ना। हम जैसे बंदे भाई हमें तो पेंटिंग वैसे ही नहीं आती, हमसे क्या बनवाओगे, ठीक है ना। तो एक पेंटर होता है वो तो हूबहू आपकी पेंटिंग कर देगा, मीन्स आर्ट है उसके अंदर, एक कला है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट हर एक की बस की बात नहीं है कि बाहर किसी से भी पूछा भाई तेरे को मैनेजमेंट करना आता है, हाँ आता है, तो भाई ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट हर एक की बस की बात नहीं है। मैनेजमेंट करने वाले ओबियसली थोड़े पढ़ते हैं, उनको पहले समझते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ओबियसली उतने ज़्यादा सक्सेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर हम कोई सी चीज़ की प्रैक्टिस करें तो ओबियसली उसमें हम परफेक्ट हो सकते हैं। जैसे पेंटर भी है, एग्जाम से तो पेंटिंग बना नहीं सकता, तो वो भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता, थोड़ी थोड़ी गलती निकलती है। ऐसे ही मैनेजमेंट भी है कि मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है। जैसे आर्ट जो है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बात करता है, ऐसे ही आपका जो है मैनेजमेंट भी जो है इस पे बात करता है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बात करता है नॉर्मली। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिकली नॉलेज, हाँ पहले आप उसके बारे में पढ़ते हो और फिर उसको जो है एज अ प्रैक्टिकल रूप में लाता है। ऐसे मैनेजमेंट भी है, आप पहले पढ़ो उसके बारे में, बिजनेस में कैसे उसको लागू करना है, फिर उसको जो है अप्लाई करो, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कोई आर्ट का जो टीचर होता है, जो आप ड्राइंग में, तो क्या करता है पहले जैसे सर्कल वगैरह बनाना, फिर उससे कैसे वो डिज़ाइन कर देता है, मीन्स ओबियसली उसने उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये है आपका, तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट, ठीक है, इन 3 चीज़ों के बेस पे। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर ले, ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी एंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरिकली नॉलेज, ठीक है ना।